सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रहेगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। आज हम लोग का रहने वाला है लेक्चर नंबर 13 ऑफ जीके पीवाईक्यू सीरीज फॉर द रेलवे एग्जाम्स। ठीक है, तो बाकी कल मैंने वीडियो डाला था, उसमें तो आप जान गए होंगे कि रेलवे के लिए अब आगे क्या होने वाला है। रेलवे के लिए होने वाली है वन शॉट सीरीज़। ठीक है, और ये वन शॉट सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, साइंस से स्टार्ट करने वाले हैं। बिकॉज जो कल मैंने वीडियो डाला था उसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि सर साइंस से स्टार्ट करिए। बोला तो मैंने जीके से स्टार्ट करने के लिए था, लेकिन साइंस से काफ़ी डिमांड थी, तो साइंस से स्टार्ट करेंगे। बाकी सब्जेक्ट आप लोग और डिसाइड कर लीजिएगा, उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। संडे को ये लेक्चर होगा, मॉर्निंग में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है और सर वन शॉट क्यों? अच्छा, अब इसका भी रीज़न देख क्यों। बुक लॉन्च कल होगा, ये कल होगा बुक लॉन्च, है ना? बुक लॉन्चिंग कल होगी। यस, रेलवे के लिए भी हेल्पफुल रहेगा वो। ठीक है, लेकिन वही है ना कि जिनका भी एलपी वगैरह एग्ज़ाम है तो आप मत करिएगा। जिनका एनटीपीसी ग्रुप डी इनका एग्ज़ाम है तो उनके लिए मैं बोलूँगा। अभी जिनका एलपी टेक्नीशियन का है, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, तो मैं ये एडवाइस बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप कोई नई बुक लें और उसमें पढ़ें। ठीक है, बिकॉज उसको रिवाइज़ करना है, पढ़ना एक बात होती है, रिवाइज़ करना एक और दूसरी बात होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व है? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक या फिर आयरन? तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो ये डिसाइड करने के लिए हम कैटरीना जी के पास चलते हैं। ठीक है, कैटरीना। अभी जो कैटरीना जी हैं, ये जो कैटरीना जी हैं, इन्होंने क्या है, कैटरीना ने कार मांगी। अब तुम बोलो किससे मांगी? जिससे भी मांगी, लेकिन ऑल्टो, जेन और फरारी मांगी। ऑल्टो ही मांगी, जेन भी, फरारी भी मांगी। फिर भी क्या मिली? क्या मिली? सिल्वर ऑडी। वो भी दिलाई किसने? विकी कौशल ने। किसने दिलाई भाई सिल्वर ऑडी? हाँ, मांगी तो आई थिंक सैलमन भाई से थी, लेकिन दिलाई आई थिंक विक्की भाई ने। ठीक है, तो खैर जिसने भी दिलाई हो, जिससे ही मांगी हो, तो कैटरीना। तो ये क्या है? पोटेशियम है। इसको हम के क्यों लिखते हैं आपको पता होना चाहिए, कैलियम शब्द से आया है। इसको सोडियम को हम Na क्यों लिखते हैं? बिकॉज ये नाट्रियम शब्द से आया है। ये सभी जानते हैं कैल्शियम है। कैल्शियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैग्नीशियम है ये आपका। ठीक है, मैग्नीशियम है। देन ये एल्यूमिनियम है, तो ये पता होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आयरन है, लेड है, ये कॉपर है। ठीक है, फिर भी क्या क्या मिली? क्या से कॉपर मिली, से मरकरी, सिल्वर से सिल्वर। ठीक है, सिल्वर और ऑडी एयू ले लिया, और ये हो जाएगा आपका गोल्ड। तो अब ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी, यानी कि जो प्रतिक्रिया या फिर क्रियाशीलता होती है, रिएक्टिविटी, ये डिक्रीज़ करती है, घटती है। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं दोनों, पोटेशियम और सोडियम, कि इनको बुला के डुबो के रखना पड़ता है। कहाँ पे? केरोसिन ऑयल में, नहीं तो तुरंत हवा देखी नहीं है, केरोसिन हवा देखी नहीं, सनलाइट देखी नहीं, तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे। कोल्ड वाटर से तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे। मतलब इतने ज़्यादा नहीं आतुर बैठे होते, तुम लोग देखा हो कुछ लोगों को, बस हल्का सा हिंट दो नहीं कि, है ना, समझ जाओ तो वैसे टाइप होते हैं। ये क्या है दोनों? ये थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अगर हॉट वाटर आ गया ना सामने, तो फिर इनसे रहा नहीं जाता है, ये भी पिघल जाते हैं। ये क्या है? इनको स्टीम चाहिए, भाप चाहिए। ये हॉट वाटर, कोल्ड वाटर सबको झेल लेते हैं, लेकिन स्टीम से ये भी पिघल जाते हैं। ये हैं जो है हमारे वो जाकिर भाई की जो सख्त लौंडा फैमिली होती है, उससे बिलोंग करते हैं। ये नहीं पिघलते हैं, ये यानी ये रिएक्ट नहीं करते हैं। अब रिएक्ट नहीं करते हैं, दैट डजंट मीन कि कभी रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिल्वर को ही कोट करूँ, तो ये जो सिल्वर है, ये है हमारे, ठीक है, ये सिल्वर जी हमारे, सिल्वर सल्फाइड की कौन से कलर की कोटिंग चढ़ा लेते हैं कभी कभी, अगर एयर में जो सल्फर मौजूद है उससे अगर रिएक्ट करते हैं तो। और गोल्ड की अगर बात करें तो यू शुड नो, इट इज़ द मोस्ट मैलिएबल, इट इज़ द मोस्ट मैलिएबल मेटल सबसे। क्योंकि मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी मेटल को पीट के उसको थिन शीट्स में ड्रॉ कर देना। डक्टिलिटी का मतलब होता है खींच के लंबे तारों में तब्दील कर देना। अब यू शुड नो दिस कि सिल्वर
गोल्ड और सिल्वर आर दी मोस्ट मैलिएबल मेटल्स, पहले गोल्ड देन सिल्वर, ठीक। और 1 ग्राम गोल्ड को आपको पता है 2 किलोमीटर लंबे तार में तब्दील कर सकते हैं हम। आंसर क्या होगा? कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, ऑप्शन नंबर डी। यही कारण है कि क्यों जब कोई रिएक्शन होती है, क्रिया होती है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये सिंगल है, अभी ये सिंगल है, ये जिंक सल्फेट है, तो ये रिएक्शन क्या होगा, अब यहाँ पे एल्यूमिनियम जो ले उड़ेगा ये सल्फेट को, ठीक है, इसको ले उड़ेगा ये, ठीक है, और जिंक सिंगल हो जाएगा बेचारा, जिंक सिंगल हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये वाइसे वर्सा रिएक्शन बात कर लें कि जिंक अगर मान लो इस केस में सिंगल है और यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट है ये, ठीक है, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। कारण इसका ये है कि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, इसलिए वो क्या करेगा, इनका जिंक और सल्फेट का बॉन्ड तोड़ के सल्फेट को ले उड़ेगा। लेकिन जिंक क्योंकि उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, एल्यूमिनियम से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इसको एल्यूमिनियम को उसके सल्फेट सोल्यूशन से रिप्लेस नहीं कर पाएगा। नेशनल साइंस डे यानी कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है कब मनाते हैं? 2 जनवरी, 15 मार्च, 5 में नहीं, 28 फेब को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? बिकॉज इसी दिन 1928 में रमन इफेक्ट की जो है डिस्कवरी करी गई थी। ऑफिशियली अगर हम बात करें किसने करी थी, ऑब्वियस है सीवी रमन जी ने करी होगी, ठीक है, सीवी रमन जी ने। रमन इफेक्ट होता क्या है? रमन इफेक्ट होता है जब कोई एक लाइट बीम है, लाइट बीम, व्हेन अ लाइट बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय मॉलिक्यूल्स, तो उस केस में हमें रमन इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। क्लियर? अब सीवी रमन जो हैं, ये पहली बात इंडिया के नहीं, एशिया के पहले साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राप्त हुआ। एशिया के पहले हैं, नोबेल इनको मिला था, फिजिक्स के लिए मिला था इन द ईयर 1930, 1930 में। पहले भारतीय भी ये थे जिनको कि अलॉन्ग विद सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी इनको पहला भारत रत्न दिया गया इन द ईयर 1954, 1954 में। मैथ्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? गणित दिवस। और किसके जन्म दिवस पे? 5 मई को तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन ध्यान रखना 1 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल लेबर डे, है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और 31 मई को मनाते हैं टोबैको, एंटी टोबैको डे, ठीक है, एंटी टोबैको डे। अच्छा, टोबैको जो होता है तम्बाकू, इसको पोर्चुगीज ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। टोबैको में एक डिजीज लग जाती है जो टोबैको का पेड़ होता है, ये भी रेलवे में खूब क्वेश्चन बनता है, एम से नाम शुरू होता है उस डिजीज का। क्वेश्चन मैंने पूछा था मैथ्स डे कब सेलिब्रेट होता है? नेशनल मैथ्स डे, तो ये होता है 22 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारे जो रामानुजन थे उनकी, ठीक है। और टोबैको में लगता है आपका मोज़ैक वायरस करके एक डिजीज़ होती है, वायरस की ऐसे डिजीज़ लगती है जो कि टोबैको में लगती है। ऐसे एक रिंग डिजीज़ होती है, वो लगती है जो आलू वगैरह होते हैं उनमें, ठीक है। रामानुजन जी का बर्थडे होता है, यस। किसी ने आंसर नहीं बताया? टोबैको, बिल्कुल, जो आईसीआर का जो टोबैको वाला सेंटर है वो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। बिल्कुल सही। किसने लिखा है ये? सनी सुमन मिश्रा ने, बहुत अच्छे। हाँ, मोज़ेक डिजीज़ सही है, ठीक है, वो जो वायरल डिजीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिमिलैरिटी बिटवीन एसिड एंड बेसिस? अम्ल और क्षार के बीच में क्या समानता आपको देखने को मिलेगी? सीजीएल 2025 का प्लेलिस्ट क्यों नहीं है? मतलब समझे नहीं, प्लेलिस्ट क्यों नहीं है? बैच की क्लासेस होती हैं, लेकिन वो क्योंकि बैच की हैं तो प्राइवेट हो जाती हैं लाइव के बाद। तो एसिड और बेस में समानता क्या है? प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड और बेस विद वाटर इज एक्सोथर्मिक। येस, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट इवॉल्व होती है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जब मैं एसिड को डाइल्यूट करना है, अगर मान लो मुझे एसिड को डाइल्यूट जब मैं करूँगा, तो मुझे बताओ पहली बात तो यही तुम कि H+ आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? तो अगर डाइल्यूट करना है मतलब पानी से मिक्सिंग करनी है, तो पानी को एसिड में डालूं या एसिड को पानी में डालूं, ये बात बताओ बस मुझे। दे आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। एसिड्स आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। बेसिस को ऐसा हम इतना यूज़ नहीं करते हैं प्रिजर्वेटिव्स के लिए। जैसे कि एसिड जो हमारा विनेगर है उसको एज हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं। विनेगर में कौन सा एसिड होता है और कितने %? दे आर बिटर? नो। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी नहीं है। दे हैव pH लेस देन 7? नो। एसिड्स का pH होता है लेस देन 7, बेस का होता है ग्रेटर देन 7। विनेगर में होता है 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, जिसको कि हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब मैं डाइल्यूशन करूंगा एसिड का, डाइल्यूट करूंगा, तो उसमें जो H+ आयन का कंसेंट्रेशन है, ठीक है, H+ आयन का जो कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा। अब अगर मुझे डाइल्यूट करना है तो मुझे एसिड को
ठीक है, ये एसिड है, एसिड को डालना होगा वाटर में, एसिड को डालना है वाटर में, वो भी किनारे किनारे से डालना है, धीरे धीरे डालना है, नहीं तो क्योंकि ये रिएक्शन इतनी हाईली एक्सोथर्मिक होती है कि अगर आपने वाटर को एसिड में डाला तो फिर जो है कांच घुस जाएगा आपके। इन द कंप्यूटर फील्ड फॉर्टेन स्टैंड्स फॉर, कंप्यूटर क्षेत्र में फॉर्टेन का अर्थ क्या होता है? फॉर्टेन का अर्थ होता है फॉर्मेट ट्रांसफ़र, ठीक है, फॉरेन ट्रांसमीटर, फॉरेंसिक ट्रांजिस्टर या फिर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, ये एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको कि डेवलप किया गया था इन द ईयर 1950, 1950 में डेवलप किया था, मेनली जो साइंस और इंजीनियरिंग करने के लिए, जहाँ पे साइंस और इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ वो उसके लिए इसको फॉर्टेन को डेवलप किया गया था, ठीक है। कहीं कहीं 1950 मतलब 1950s के टाइम पे इसको डेवलप किया था, एकदम 1950 नहीं, 1950s के टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1954 के टाइम पे इसको डिस्कवर किया गया था, एक जॉन बेकअप्स करके थे कोई, ठीक है, जॉन बेकअप, उन्होंने इसको डेवलप किया था, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट कैन बी यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर? सर्पगंधा, बबूल, जामुन या फिर तुलसी? तो ध्यान रखिएगा, ब्लड प्रेशर को ट्रीट कर रहे हैं, तुलसी से ब्लड प्रेशर ट्रीट नहीं होगा, जामुन खाने से नहीं होगा, बबूल से भैया दांत साफ होंगे, ठीक है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा, सर्पगंधा लगाओ, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। सर्पगंधा की अगर बात करें तो ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है। ब्लड प्रेशर को हम किससे मापते हैं? एंड यू शुड नो कि ब्लड प्रेशर की क्या लिमिट्स होती हैं। 120/80 mm ऑफ Hg, मतलब है कि 120 mm Hg से ज़्यादा हुआ प्रेशर तो हाई बीपी, 80 से कम हुआ तो लो बीपी। इसको मेजर करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से स्फिग्मोमैनोमीटर से इसको हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। और जो स्टेथोस्कोप होता है उससे क्या मेजर करते हैं ज़रा बताइए। वो विच इज़ दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बैकाल है, मिशिगन ह्यूरॉन है, कैस्पियन सी है या फिर सुपीरियर है? तो वॉल्यूम के टर्म्स में बात हो रही है, अगर ये सरफेस एरिया के टर्म्स में बात हो रही होती तो आंसर हम मार देते क्या? सुपीरियर झील मार देते, जो यूएसए और खालिस्तान के बॉर्डर के बीच में है। ये सरफेस एरिया के टर्म्स में सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इंडिया में सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है एरिया के टर्म्स में? लेक बैकाल, जो कि सबसे गहरा सी भी है, डीपेस्ट लेक भी है, जो कि कहाँ पे? रशिया में। ये बाई वॉल्यूम सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक भी है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट लेक है, लार्जेस्ट लेक है ये। और इसको बॉर्डर कौन कौन सी कंट्रीज़ करती हैं, उनको हम कैसे याद करते हैं? तारीख से। तजिकिस्तान, आपका अज़रबैजान, रशिया, ईरान और कज़ाकिस्तान, ये कंट्रीज़ कैस्पियन सी को बॉर्डर करती हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, यूएसए और कनाडा का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट है। और इसको बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं 49th पैरेलल स्ट्रेट, यानी 49वीं समानांतर रेखा बोलते हैं। इंडिया में अगर बात करें तो सरफेस एरिया के टर्म्स में वूलर लेक सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। वूलर लेक जम्मू कश्मीर में है, इसको अपना पानी झेलम से मिलता है, जिसका एंशिएंट नेम क्या है? वितास्ता है। निकलती कहाँ से है? ये निकलती वेरीनाग से है। वैसे तो ज़्यादातर नदियाँ मियांडरिंग यानी सांप की तरह चलती हैं अपने मैच्योर या फिर ओल्ड स्टेज में, लेकिन ये मियांडरिंग दिखाती है अपनी यूथफुल स्टेज में ही, ठीक है, यूथफुल स्टेज में ही। और इसको वितास्ता के अलावा हम व्याथ के नाम से भी जानते हैं झेलम को। इसमें आपको देखने को मिलेगा किशन गंगा और तुलबुल जो डैम है वो देखने को मिलेगा। याद कैसे रखेंगे कि किशन ने बुलबुल को झेलम में धक्का दे दिया, ऐसे करके कुछ भी, ठीक है, आप याद कर सकते हैं। तो तुलबुल, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। बाकी अगर हम ओवरऑल बात करेंगे इंडिया में सबसे बड़ा लेक कौन है, ब्रैकिश वाटर या फिर सॉल्ट वाटर, तो आंसर होगा चिलिका लेक। लेकिन अगर ये कहाँ पे है जरा जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। भारत की पहली रामसार साइट भी यही चिलिका लेक ही थी, अलॉन्ग विथ क्यूला देव जो घाना है ना, क्यूला देव घाना, ये भी पहली रामसार साइट थी। इन दोनों को इंक्लूड किया गया था सबसे पहले। वैसे अगर हम बात करें सबसे बड़ा इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, इनलैंड अगर बात करेंगे, इनलैंड का मतलब ये है कि चिलिका जो है कोस्टल है, तट में है। लेकिन अगर इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक की अगर हम बात कर लेंगे तो उस केस में सांभर लेक हो जाएगा। जरा कमेंट में बताएंगे सांभर लेक राजस्थान की किस डिस्ट्रिक्ट में है? चिलिका जो है ये उड़ीसा में है, और क्यूला देव घाना की अगर बात करेंगे तो ये राजस्थान में है। अगला सवाल देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट
टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन दी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार देता है? सांबर सबका सही है। राजस्थान में नहीं पूछा। आई हैव आस्क्ड यू द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे लोकेटेड है। राजस्थान तो ठीक है, पता है, राजस्थान के जयपुर में है, ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है, जयपुर में है। और यहीं पे राजस्थान में ही पता है जयसमंद लेक है, जिसको देबार लेक के नाम से जानते हैं। वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल। पहला कौन सा है? वो गोविंद बल्लभ सागर लेक है, जो कि रिहांद डैम की वजह से बना है। रिहांद सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है सोन नदी की, जो खुद गंगा नदी की एक सहायक नदी है। गंगा नदी के बारे में चलो आज हम डिस्कस करेंगे, मैंने क्वेश्चन रखा है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर के अधिकार देता है? यहाँ पे बात हो रही है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। अब देखिए जो 13 है इसमें कोई राइट नहीं है। हमारे फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं 12 से, जाते हैं 35 तक। कहाँ से बोरो किए हैं? यूएसए से बोरो किए हैं, ठीक है। कौन से पार्ट में जरा बताएंगे? तो 12 में लिखा हुआ है स्टेट की डेफिनेशन की, जो भी आपको स्टेट वर्ड देखने को मिलेगा पूरे पार्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें स्टेट का मतलब क्या है। 13 में ये लिखा हुआ है कि एनी लॉ, कोई कानून अगर कुछ बनाया गया विच इज़ इन कॉन्ट्रावेंशन विथ फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार के वो विरुद्ध हुआ, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर इस तरह का कोई भी लॉ, कोई भी कानून या तो पार्लियामेंट यानी कि संसद, देश की संसद, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया, उसको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक। यानी कि एक तरह से इसमें इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू मेंशन्ड है। और ये जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा हम किस देश से लिए हैं? जहाँ से हमने जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी लिया है। 16 इसका सही आंसर होगा। लोक नियोजन के अवसर में अवसर की समानता। 14 क्या है? 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये है 14th में। 15 में क्या दिया हुआ है? 15 में ये दिया हुआ है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। अच्छा, फंडामेंटल राइट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि स्टेट शैल डू दिस, तो ये पॉजिटिव राइट है कि स्टेट को करना है। स्टेट शैल नॉट डू दिस, तो वो एक नेगेटिव राइट है। तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, इसमें लिखा हुआ है कि भाई डिस्क्रिमिनेट मत करना। स्टेट से बोला गया है ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ, ओनली ऑन विच ग्राउंड? ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि किसी और ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज ओनली वर्ड लगा हुआ है वहाँ पे। और इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये भी है कि किसी पब्लिक प्लेस में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। इसमें ऐसा नहीं स्टेट, अब जो इंडिविजुअल्स हैं जैसे हम लोग हैं तो हम स्टेट में नहीं आते। स्टेट में सर क्या आता है? पार्लियामेंट आती है, स्टेट लेजिस्लेचर आता है, सेंटर की गवर्नमेंट आती है, स्टेट की गवर्नमेंट आती है, LIC, ON जैसी PSUs हमारे आते हैं, लेकिन हम इंडिविजुअल्स नहीं आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई सिनेमा हॉल है, वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे बगल में कोई और आके बैठ जाता है, ठीक है, मैं उससे ये नहीं बोलूँगा कि तुम इस कास्ट के हो, यहाँ से हटो और इस तरह की चीज़ें। अगेन इट विल बी अ स्ट्रिक्ट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 अगर किसी को पब्लिक प्लेसेस जैसे कि बाथिंग घाट हो गया, वेल हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, अगर किसी को एक्सेस करने से मना किया जाता है तो वो आर्टिकल 15 का वायलेशन होगा। इज दैट क्लियर? और जुडिशियल रिव्यू हमने यूएसए से ही लिया है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस यूएसए से लिया है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, उनका इम्पीचमेंट, जजेस का रिमूवल, ये यूएसए से ही लिया है हमने, ठीक है। 17 में क्या दिया हुआ है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया हुआ है इसमें। 18 में क्या दिया हुआ है जल्दी से बताएंगे? 18 में। और आर्टिकल नंबर 19 में कितने राइट्स दिए हुए हैं? आर्टिकल नंबर 19 के क्लॉज 1 में विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज साइट्स हैज़ द द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, निम्नलिखित में से किस विरासत स्थल की वास्तुकला जो है वो द्रविड़ शैली की है? अब ये द्रविड़ शैली क्या होती है सर? जो टेम्पल्स बनाए गए हैं हमारे इंडिया में वो मेनली 3 स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में डेवलप किए गए हैं। मेनली 3 हैं, कुछ रीजनल भी डेवलप हुए हैं जिनके बारे में भी मैं बताऊंगा एक के बारे में। तो नॉर्थ इंडिया में जो डेवलप हुआ है वो नगर स्टाइल है। उत्तर भारत में जो मंदिर देखने को मिलते हैं वो नगर शैली में है। जो दक्षिण भारत में है, जो साउथ इंडिया में है, वो द्रविड़ शैली में, द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में है। तो सर इनमें अंतर क्या होता है?
अंतर आपने जैसे थोड़ा सा देखा होगा, इन नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स कुछ इस तरह से कर्वी लीनियर टाइप इनमें हमें देखने को मिलता है स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपने टेम्पल कुछ इस तरह से देखे होंगे, है ना। इसको बोलते हैं शिखर, ठीक है, शिखर। इसको बोलते हैं विमान यहाँ पर। और क्या अंतर होता है सर? अंतर ये होता है कि यहाँ पे आपको बड़े बड़े टॉल टावर से देखने को मिलेंगे, गेटवे होते हैं ये। जब आप एंटर करते हो टेम्पल में तो टेम्पल के काफ़ी थोड़ा सा दूर, मतलब इतना भी नहीं और बहुत पास भी नहीं, गेटवे देखने को मिलते हैं। इन गेटवे को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? जी सही नाम है। तो इन गेटवे को हम बोलते हैं गोपुरम। जैसे बृहदेश्वर टेम्पल में देखो बड़ा सा गोपुरम है। सिमिलैरिटी क्या होती है सर? तो सिमिलैरिटी ये होती हैं कि जो अंदर एक प्लेस होती है जहाँ पे उन भगवान की मूर्ति रखी जाती है, जिन भगवान का मंदिर है, उसको हम गर्भगृह बोलते हैं। गर्भगृह, जिसको सैंक्टम सैंक्टोरम इंग्लिश में बोला जाता है। आपसे पूछ सकता है कि सैंक्टम सैंक्टोरम क्या होता है, तो ये जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी जाती है चीफ डीटी की। देन यहाँ पे आपको पिलर्ड हॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? पिलर्ड हॉल। इस तरह का पिलर्ड हॉल मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा आपको। ये सिमिलैरिटी बता रहा हूँ, गर्भगृह और पिलर्ड हॉल। इसको मंडप बोलते हैं, साउथ इंडिया में भी मंडप बोलते हैं। अंतर कहाँ आ रहा है? ये गोपुरम में मेन अंतर आ रहा है। और नंदी जी जो हैं हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में अंदर होते हैं मंदिर के। द्रविड़ शैली के जो साउथ इंडिया में टेम्पल में जाओगे, नंदी बाहर देखने को मिलेंगे, कभी देखना। ये बृहदेश्वर टेम्पल जो गंगईकोंडा चोलापुरम वाला है, वहाँ पे नंदी बाहर देखने को मिलेंगे आपको वहाँ पे। और ये सर तीसरा कौन सा है जो आपने लिखा नहीं है? तो तीसरा है, इसको बोलते हैं वेसरा या फिर वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो इन दोनों का मिक्सचर है। ये सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेगा। इसको डेवलप किया गया था वेसरा स्टाइल को चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा, जैसे कि पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल, ऐहोल ग्रुप ऑफ टेम्पल, या जो हमारे ये स्टार शेप्ड टेम्पल जो होयसाल डायनेस्टी वालों ने बनवाए थे, जिनकी कैपिटल हालेबीडु है, उन लोगों के टेम्पल्स वो सब वेसर स्टाइल में बने हुए हैं। जो कर्नाटक में खासकर टेम्पल्स हैं और थोड़ा सदर्न महाराष्ट्र में जो टेम्पल हैं वो वेसर स्टाइल में बने हुए हैं। जैसे कि एक महाराष्ट्र में बड़ा फेमस टेम्पल है, उसको हम कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं, कैलाश टेम्पल। इसको राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर किसने बनाया? जल्दी से बताओ, किसने? पूरा नाम बताओ जल्दी से, किसने बनवाया था? ये टेम्पल एक सिंगल रॉक से बना हुआ है, इसलिए इसको मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब होता क्या है, रीजनल भी थोड़ा कहीं डेवलप हो जाता है। पहले तो इसका उत्तर देख लेते हैं। अब हम्पी कहाँ है? ये हम्पी विजयनगर वालों की कैपिटल थी, कर्नाटक में है। ठीक है, तो हैज़ द द्रविड़न आर्किटेक्चर। तो कर्नाटक में मोस्टली मैंने बताया आपको कि देखने को मिलेंगे आपको वेसर स्टाइल ऑफ जो टेम्पल आर्किटेक्चर है। जो चालुक्य थे वो विजयनगर वालों से पहले ही आ गए थे, तो ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस तो होगा ही, है ना। कृष्णा दी फर्स्ट, बिल्कुल सही है। एलोरा, ये महाराष्ट्र में। जो मैंने आपसे कृष्णा टेम्पल पूछा ना, ये जो है एलोरा की गुफाओं में ही आपको देखने को मिलता है, जिसको राष्ट्रकूट। तो ये भी आपका वेसर स्टाइल में थोड़ा डेवलप होगा। एक सेकंड रुको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग है तो अच्छा द्रविड़न का पूछा है। ओके ठीक है। तो ये तो एलोरा वाला तो आपका वेसर स्टाइल में होगा विद नो डाउट। खजुराहो तो मध्य प्रदेश में है, तो ये तो नगर में होगा, अगेन विद नो डाउट। ठीक है, इसको किसने बनवाया था, किस डायनेस्टी के रूलर्स ने? सी से नाम शुरू होता है। कोणार्क उड़ीसा में, ये भी आपका नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ही डेवलप होगा। हम्पी कर्नाटक वाला है, ये आपका साउथ इंडिया का है, तो इसमें द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हम्पी में ही एक टेम्पल है, मंदिर है, उसको बोलते हैं विरूपाक्ष। विरूपाक्ष के दो मंदिर हैं, विरूपाक्ष नाम से दो मंदिर हैं। एक तो पट्टाडक्कल में है, उसको बनवाया था क्वीन लोक महादेवी ने, चालुक्य डायनेस्टी के एक रूलर थे, उनकी वाइफ थी। ये जो हम्पी में है उसको बनवाया था लक्कन दंडेशा ने, लक्कन दंडेशा। ये शायद मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाया था ना? हाँ करवाया था, पक्का ही मैंने करवाया था। जब मुझे पता है वो मेरी नीस आ गई थी इसी टाइम पे आई थी जब मैंने ये आपको पढ़ा रहा था। तो विरूपाक्ष शिव भगवान को बोलते हैं वहाँ पे, है ना, शिव भगवान का रूप है। और पंपा देवी इनकी फीमेल काउंटर पार्ट। तो कोणार्क सन टेम्पल को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम ब्लैक पगोडा बोलते हैं। वाइट पगोडा किसको बोलते हैं जरा बताना तो? वाइट पगोडा किसको बोलते हैं? और क्या पूछा था? खजुराहो, इसको चंदेल डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था, और इसी का ही पार्ट है कंदरिया महादेव जो मंदिर है, वो इसी का ही हिस्सा है, जिसको चंदेल डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था। ध्यान इस बात का थोड़ा रखेंगे, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि माउंट अबू हिल्स, जो माउंट अबू हिल्स हैं जो कि अरावलीज का पार्ट है, उसमें आपको दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। तो इन दिलवाड़ा जैन टेम्पल को किसने बनवाया था, और ये किस शैली में है? तो दिलवाड़ा जो जैन टेम्पल हैं
ये है आपके, इसको बनवाया था वास्तुपाल ब्रदर्स ने, वास्तुपाल भाइयों ने। ये आपको देखने को मिलेगा मारू गुर्जर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। मारू गुर्जर नगर जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसी में ही ये डेवलप हुआ निकला मारू गुर्जर। इसको डेवलप करने का जो क्रेडिट जाता है वो सोलंकीज को जाता है। जो सोलंकी डायनेस्टी थी उसको एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मारू गुर्जर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को डेवलप किया इन द गुजरात एंड राजस्थान वाला जो रीजन है वहां पर। ठीक। विच सेक्टर इज द बिगेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? एग्रीकल्चर है, वेस्ट है, एनर्जी है, या फिर लैंड यूज चेंज है? सर क्या चीज़? सोलंकू नहीं, सोलंकी। जगन्नाथ जी टेम्पल, बिल्कुल जगन्नाथ जी टेम्पल को वाइट पगोडा के नाम से जानते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे लिंगराज जो मंदिर है उड़ीसा में ही है, वो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने उसको बनवाया था। कौन सा सेक्टर है ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा एमिटर? ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैसेज होती हैं? ये वो गैसेज होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि मैंने आपको समझाया था ये चीज़ कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो गैसेज होती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं आतपन के लिए, दैट इज़ इंसोलेशन के लिए ट्रांसपेरेंट होती हैं, आने देती हैं, बोलती हैं आते रहो, आते जाओ, आते जाओ। ठीक है। और जब ये टकरा के इंसोलेशन वापस जाता है तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोल देते हैं इसको। इसके लिए ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं, इसके लिए ओपेक होती हैं, इसको पकड़ लेती हैं, बोलती हैं कि आए तो तुम हमारी मतलब अपनी मर्जी से तो जाओगे हमारी मर्जी से, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। लेकिन कुछ तो बात होगी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और इंसुलेशन में, कुछ तो अंतर होगा। गैसेज इतनी कोई बुरी तो नहीं यार, दिल की तो साफ़ है वो भी, हैं बोलती तो यही है कि हम भी कोई दिल के बुरे नहीं हैं, हैं कुछ तो हमने देखा होगा। रोने लगी एक बार तो फिर हमने थोड़ा ऑब्जर्व किया, देखा हमने क्या दिक्कत है, तो फिर पता चला इंसुलेशन जो है ये शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में होता है, इसमें शॉर्ट वेव लेंथ के रेडिएशंस होते हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में होते हैं आपके लॉन्ग वेव लेंथ के। तब असली माजरा पता चला कि वेवलेंथ का खेल है यहाँ पे तो सारा। इनको इंसुलेशन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से दिक्कत नहीं, इनको दिक्कत है शॉर्ट और लॉन्ग वेवलेंथ से। ठीक है। तो क्या करती हैं, इसको ट्रैप कर लेती हैं हीट को और इसी वजह से गर्म हो जाती हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? तो सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जरा कोट कर दीजिए जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, जल्दी से बताइए। बिगेस्ट एमिटर इज़ एनर्जी। एनर्जी का मतलब है जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है सब, तो उसको प्रोड्यूस करने में, जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने में ये पूरा मेन हमारा ग्रीन हाउस गैस का ज़्यादा से ज़्यादा ये एमिट हो रही है। ग्रीन हाउस गैस कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट कोई एक बेकार चीज़ नहीं है। अगर ये हो ना तो हम रह ही ना पाएँ अपने अर्थ एटमॉस्फेयर में, लिवेबल भी ही ना हो। मेथेन कोई बोल रहा है, कोई CO2 बोल रहा है। अच्छा ओम फियो, अच्छा ओम फो CO2 मीथेन। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी लोगों का गलत है। अब आंसर चेंज हो जाएगा मुझे पता है। ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस बुरी चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि सोचो अगर हीट सारी स्केप हो जाती तो पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ होता, हम रह ना पाते। लेकिन हम बहुत ज़्यादा इंजेक्ट करते जा रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर की जो लोवेस्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर, जिसकी वजह से वो हमारा सब गर्म हो रहा है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस है दैट इज़ वाटर वेपर, जो कि आई थिंक शायद इक्का दुक्का लोगों ने लिखा है। वाटर वेपर इज़ द करेक्ट आंसर। देन CO2 आती है दूसरे नंबर पे, देन आती है थर्ड नंबर पे CH4 मेथेन। इसको और किस नाम से जानते हैं और ये इसके प्रमुख स्रोत बताइए, सोर्सेज बताइए इसके। देन सेकंड नंबर पे यहाँ पे सेकंड बिगेटर एमिटर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सर कैसे? एग्रीकल्चर से ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है। यस, जो हमारे पैडी फील्ड होते हैं, धान के खेत होते हैं, वहाँ से ये निकलता है। आप बिलीव नहीं करोगे, जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो भी ग्रीन हाउस गैस के एक एमिटर होते हैं। अब मैं ज़्यादा डीप पे नहीं जाऊंगा, आप समझ जाइए किस तरह से मीटर होते हैं वो। ठीक है। वेस्ट और लैंड यूज चेंज बाकी बाद में आते हैं। ठीक है। मेथेन की अगर बात करें तो इसको मार्श गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये इसका कंटेंट यूरेनस प्लैनेट है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इसको हम ग्रीन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, चलिए द रीजन वेयर, और अच्छा बता दीजिए, ट्रोपोस्फियर है, क्षोभ मंडल है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? CSK फैन। ओके ओके ओके, चलिए भाई। हाँ, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। द रीजन वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं? वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या बोलते हैं?
कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं बोलते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग तो होती है जैसे कि मैं मान लो हम लोग 5-6 लोग मिल जाएं और मिल के करें, मिल के पैसा इकट्ठा करें, पैसा डालें फार्मिंग में, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग होती है जहाँ पर आप एग्रीकल्चर करते हो, साथ ही साथ आप लाइफ स्टॉक यानी कि पशुपालन भी करते हो, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग इसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ट्रक फार्मिंग इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और एक चीज़ बताइए कि उस कल्चर को क्या बोलते हैं जहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने मेनली पर्सनल कंजम्पशन के लिए ही उगाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। और ये कौन से रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड है, कौन से कलर के रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड है ये? नेम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट कंप्राइजेज रूल्स फॉर मंक्स। भिक्षुओं के लिए नियम शामिल हैं। टिपिटिका, विनय पिटाका, सुत्त पिताका, विधम पिताका। तो इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? त्रिपिताका या फिर पाली कैनन्स बोलते हैं, क्योंकि तीनों पाली लैंग्वेज में है। पाली, प्राकृत और संस्कृत को आपको पता है अभी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है। तो रूल्स हैं आपके विनय पिताका में। ऐसे याद करेंगे, वीआर एक टेक्नोलॉजी होती है ना, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। अभिधम्म पिताका में प्रीचिंग्स दी हुई हैं, सूत पिताका में प्रीचिंग्स दी हुई हैं, या फिर हम बोल सकते हैं प्रीचिंग्स मतलब कि जो बुद्ध जी कह के गए थे, यानी कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्ध दिए गए हुए हैं, ठीक है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्ध। अब ये जो डॉक्ट्रिन्स दिए गए हैं बुद्ध जी के, इनका इंटरप्रिटेशन बोले तो कि इनका मतलब क्या है, जैसे कि आपको समझना इतना आसान नहीं होता। जैसे भगवत गीता भी है, अब अगर आप उसको खोल के पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ नहीं आती है सबसे पहली बार। भाई मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था, कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी लेकिन ज़्यादातर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं पहली बार। ऐसा लगता है कोई समझा दे इसका मतलब है क्या। ठीक है, कृष्ण जी तो अर्जुन जी को समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भी लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर पाना उतना हमारे लिए आसान नहीं होता। इसलिए बोला जाता है कि एक गुरु की सहायता से भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। तो वही उसी तरह का है। सूत पिताका का इंटरप्रिटेशन है अभिधम्म पिताका में। जातक टेल्स में क्या है? तो जातक जो टेल्स हैं, जातक कथाएं हैं, इसमें बुद्ध जी की प्रीवियस बर्थ या फिर उनके बचपन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, बुद्ध जी की जो चाइल्डहुड है और उनकी जो प्रीवियस बर्थ है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है जातक टेल्स में। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the momentum of an object having a mass of 14 kg and velocity of 28 meter per second? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। यस मेरे तो आ जाती है, बहुत अच्छी बात है। फिलोसफी कंक्लूड इंटरप्रिटेशन अभिधम, कोई नहीं रॉन्ग हो गया। आप हिंदी में टाइप करो क्या। गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं। अच्छा मैंने पूछा था पीछे, इसको गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, गोल्डन एक और को बोलते हैं हनी के प्रोडक्शन को भी। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है, इसको पी से डिनोट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी इसका फॉर्मूला होता है। मास है यहाँ पे 14 kg का, वेलोसिटी है 28 मीटर पर सेकेंड की। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट में 2 आएगा और 1/392 नहीं बल्कि 392 kg मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ जो लीनियर मोमेंटम होता है, इसी प्रिंसिपल पे जो हमारा रॉकेट होता है वो काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पर। 13th, विच अदर मूवमेंट वॉज कंबाइंड विद द NCM इन 1920? 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ कौन सा अन्य आंदोलन शामिल किया गया था? n नंबर ऑफ टाइम्स कर चुके हैं इस PY के सीरीज़ में, 12 ही लेक्चर किए हैं, लेकिन आपको पता है कितनी बार हमने NCM को किए हैं। खिलाफत होगा, अली ब्रदर्स लॉन्च किए थे। ठीक है, रुकना एक सेकेंड। अली ब्रदर्स ने इसको लॉन्च किया था, मौलाना अली और शौकत अली। देन गांधी जी ने NCM को लॉन्च 1919 में हुआ था। इसका लेना देना इंडिया से नहीं था, तुर्की से लेना देना था इसका। 1920 में NCM लॉन्च हुआ, गांधी जी ने किया, देन इसको मर्ज कर दिया। स्वदेशी मूवमेंट जो है ये स्टार्ट होता है एंटी पार्टीशन मूवमेंट के टाइम पे। पार्टीशन जो हुआ था बंगाल का अक्टूबर 1905 में, कर्जन रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए। तो उस समय स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था कि हम बॉयकॉट करेंगे चीज़ों का। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए 2 इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशंस हुए थे, एक 1905 में, एक 1906 में। 1905 में जो हुआ था वो हुआ था बनारस में।
ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले प्रिसाइड किए थे। 1906 में कलकत्ता में हुआ था। आपके जो दादा भाई नौरोजी उन्होंने प्रिसाइड किया था। यहाँ पे 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे, स्वदेशी, बॉयकॉट, स्वराज और नेशनल एजुकेशन को लेके। तो मतलब यही है कि हम अपना बनाए हुए चीज़ें, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने खुद की स्टीम नेविगेशन कंपनी खोल दी थी चेन्नई में। वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी खोल दी थी। होम रूल मूवमेंट 1916, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, दोनों लोगों के हेडक्वार्टर अलग अलग थे। एनी बेसेंट जी का मद्रास में था, बाल गंगाधर तिलक जी का पुणे में था। तिलक जी से रिगार्डिंग ये याद कर सकते हैं कि उन्होंने 1890s में शिवाजी और गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया था। उन्होंने ही मराठा और केसरी न्यूज़पेपर लेके आए थे। और उनके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि उनको हम लोकमान्य के नाम से जानते थे। उनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय शांति का जनक वैलेंटाइन चिरोल ने बोला था उनको। आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है पूरे विश्व में? यूनियन पैसिफिक रेलवे, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, फिर ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो पूरे विश्व में सबसे लंबी ट्रांस साइबेरियन रेलवे। इसकी टोटल लेंथ रफली है 9289 किलोमीटर्स। इंडिया में अगर बात करें सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है, और मतलब सबसे लंबी रेलवे लाइन नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इंडिया में टोटल रेल लाइन की लेंथ कितनी है। अभी जो एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था उसमें मल्टीपल शिफ्ट में घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा कि लेंथ बताओ, सबसे कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है, कौन से स्टेट में सबसे कम है। ये क्वेश्चन इस तरह से बना था। जोया तुम्हें कुछ बताना है, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे अगर बात करें तो टोटल 68,584 किलोमीटर, ध्यान रखना ये टोटल लेंथ है। और अगर सबसे ज़्यादा लेंथ बात करें तो वो यूपी में है, और सबसे कम अगर बात करेंगे तो सिक्किम में है। ध्यान, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूटी इन इंडिया, सबसे छोटी यूटी कौन सी है? दिल्ली, लक्षद्वीप। एरिया के टर्म्स में बात हो रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन के टर्म्स में वैसे वही है, दादरा नगर हवेली और दमन और अंडमान और निकोबार। तो उत्तर होगा इसका लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। यस, तो हमारी टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें कि लक्षद्वीप अगर हम देखें तो वो कहाँ पे सिचुएटेड है? अरेबियन सी में, ठीक है। टोटल 36 आइलैंड से मिलके बनी है लक्षद्वीप। कैपिटल कावारट्टी है। सबसे बड़ा इसमें आइलैंड है एंड्रॉट आइलैंड, दूसरा सबसे बड़ा है मिनिकॉय। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हमारी जो लक्षद्वीप है इसमें कुछ इस तरह का है ये, ठीक है, कुछ इस तरह का है, ध्यान रखेंगे। ये जो कंट्री है ये अलग है, ये आइलैंड अलग कंट्री के हैं। ये है मालदीव्स, जिसकी राजधानी माले है, जिसका प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जहाँ की लैंग्वेज है धिवेही। ये चीज़ें याद रखिएगा, पूछता है। ये कौन सा डिग्री चैनल है, ये कौन सा डिग्री चैनल है, ये आपको बता देना है कमेंट में जल्दी से। देन आपको पता है यहाँ पे राइट साइड में है क्या? हमारे अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। इनको भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये है हमारे अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये है सर 8 डिग्री चैनल, ये है सर 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कर रहा है। क्या लिखने की ज़रूरत है? इतना तो समझ में आता है ना कि 8 डिग्री लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कर रहा है, या फिर मिनी कॉय को मालदीव से अलग कर रहा है। ये मिनी कॉय है, थोड़ा सा अलग है ना लक्षद्वीप से, लेकिन है लक्षद्वीप का हिस्सा। 9 डिग्री मिनी कॉय को बाकी लक्षद्वीप के आइलैंड से अलग कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ऊपर बनाते हैं, वैसे इतना ऊपर है तो नहीं, ठीक है, इतना ऊपर है तो नहीं कि भाई इसके बगल में आंध्र प्रदेश के बगल में आ गया वो, लेकिन अब मुझे इसलिए ड्रॉ करना पड़ रहा है बिकॉज अभी आपको रीज़न पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे क्योंकि होगा आपका एक सेकंड रुकना, अब मुझे थोड़ा सा ऊपर इसलिए करना पड़ेगा, अभी आपको मैं बताता हूँ क्यों ऊपर करना पड़ेगा ना, और ऊपर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फिर वो सही नहीं बनेगा। इंडिया को भी ऊपर ही कर ही देते हैं। हाय मेरी ड्राइंग, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। लक्षद्वीप काफ़ी नीचे हो गया, लेकिन कोई नहीं, एक यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब थोड़ा सा ठीक है। ठीक इसलिए है क्योंकि ये 8 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 9 डिग्री लैटिट्यूड है, और ये
जो ऊपर आएगा ये 10 डिग्री लैटिट्यूड होगा, जो अलग करेगा किसको, अंडमान को, क्योंकि 8-9 के ऊपर ही 10 आ सकता है, उसके नीचे तो आ नहीं सकता, इसलिए मुझे थोड़ा ऊपर ड्रॉ करना पड़ा उनको। ये निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ऊपर वाले अंडमान, नीचे वाले निकोबार, ये नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल, ये साउथ, ये लिटिल, ये कार निकोबार, ये लिटिल निकोबार और ये ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रेट निकोबार है। इसकी हाईएस्ट पीक जो सैडल पीक है वो नॉर्थ अंडमान में है। साउथ अंडमान में इसकी कैपिटल है श्री विजयपुरम, जो पहले पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी। मिडिल और साउथ के बीच में कुछ यहाँ बैरन वोल्केनो है, जो भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। यहाँ पे नारकोंडा में, जो भारत का एकमात्र डॉर्मेंट वोल्केनो है नॉर्थ अंडमान के ईस्टर्न साइड में। अंडमान निकोबार की जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो ग्रेट निकोबार में, उसका नाम माउंट थुइलर है। या फिर अगर पूछ ले कि निकोबार की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो माउंट थुइलर है। सैडल पीक की हाइट कितनी है, 784 मीटर है। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर सभी को, ठीक है। और दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, 11,320 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। दादरा नगर हवेली में यहाँ पे 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे ज़्यादा डेकेडल ग्रोथ रेट रहा है पॉपुलेशन का। डेकेडल ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन का रहा है वो सबसे ज़्यादा रहा है दादरा नगर हवेली में। वैसे तो डेकेडल ग्रोथ रेट कितना रहा है, 17.7%। और एनुअल ग्रोथ रेट कितना रहा है, तो 1.46%। ये एनुअल रहा है, वार्षिक, और ये दशकीय वृद्धि दर है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ें। ऑन बीइंग क्रिटिसाइज फॉर बोरोइंग the features from other countries for the constitution, who said the following: nobody holds any patent rights in the fundamental rights ideas of the constitution. बिहार का 10 गुना, यस। तो यहाँ पे किसने कहा था, जब बोला गया कि तुमने तो कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीज़ें इधर से कुछ कनाडा से उठा लिया। आपको पता है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें हमने यूएसए से, यूके से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, फ्रांस से, इन सब से बोरो किया है कुछ ना कुछ। तो जब ये बोला गया कि तुमने तो सब उठा के मतलब एक तरह से तुमने बाकी कंट्री से बोरो कर लिया, तुम्हारा खुद का क्या इस तरह से, तो अम्बेडकर जी ने बोला बेटा इधर आओ, किसी ने पेटेंट नहीं ले रखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के उनका आइडिया है, हमें अच्छा लगा तो वो हमने उस चीज़ को अपने में रख लिया। अब क्योंकि उन्होंने रख लिया और वो हमें पता है अच्छा है, तो हम सिर्फ इसलिए ना रखें क्योंकि वो उन्होंने रख लिया, तो पेटेंट थोड़ी ना ले रखा है उन्होंने। ये किसने बोला, हमारे अम्बेडकर जी ने, ठीक है। तो अम्बेडकर जी हमारे कौन थे, ये हमारे देश के पहले कानून मंत्री थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप या फिर मसौदा समिति, जो कि 7 मेंबर्ड कमेटी थी, 7 सदस्य थे इसमें, और चेयरमैन हमारे अम्बेडकर जी थे। कोई ये बता सकता है ये कब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ था? पटेल जी की अगर बात करेंगे तो ये जो हमारी एक प्रोविंशियल कमेटी बनी थी, प्रोविंशियल कमेटी, उसको लीड कर रहे थे देश के पहले गृह मंत्री थे ये, ठीक है, पहले होम मिनिस्टर थे, प्रोविंशियल कमेटी को लीड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये लीड कर रहे थे, जो भी कमिटीज़ के नाम के आगे यूनियन या स्टेट दिख जाएगा उसके लीडर जवाहरलाल नेहरू ही थे। जैसे फॉर एग्जांपल यूनियन पावर्स कमेटी, एक थी स्टेट्स कमेटी, इन सब के जो थे हेड यही थे, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये कब बनी थी, क्या मैंने पूछा था ड्राफ्टिंग कमेटी, तो 29 अगस्त को बनी थी 1946 को। कुछ लोग लिख रहे हैं 9 दिसंबर, आई थिंक, क्या 9 दिसंबर कुछ, सॉरी 1947, तो कुछ लोग लिख रहे हैं 9 दिसंबर 1946। गलत है, क्योंकि इस दिन तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है, पहली मीटिंग हुई थी। लेकिन अगर बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी की तो 29 अगस्त 1947 को बनी थी ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इंडियन मानसून, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय मानसून के लिए सत्य नहीं है, असत्य है ये। Monsoonal rainfall is the lifeline of Indian agriculture. Monsoonal rainfall is not affected by the relief features of the country. Himalayas play an important role in the monsoonal rainfall. Monsoonal rainfall is affected by jet streams. Not true. तो भाई नॉट ट्रू है, जहाँ नॉट और इस तरह के आपको थोड़े से कीवर्ड दिख जाएं तो थोड़ा सा आपको अपना, है ना, चौकन्ना हो जाना है, आप एक कान खड़े हो जाने चाहिए तुरंत, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मॉनसूनल रेनफॉल इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। यस भाई, ऐसा क्या है इसमें जो इसको गलत बना देगा? कुछ भी तो ऐसा नहीं है। दे आर अफेक्टेड बाई जेट स्ट्रीम, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डालती ही होंगी, अभी हम बताएंगे क्या डालती हैं। हिमालयस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी मानसून, यस, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मानसून रेनफॉल पे। क्या डालते हैं बताते हैं। मानसून की रेनफॉल
इफेक्ट होती ही नहीं है रिलीफ फीचर से। रिलीफ फीचर मतलब राहत सुविधाएं, राहत विशेषताएं। क्या होता है रिलीफ फीचर? ज्योग्राफी में रिलीफ फीचर का मतलब होता है माउंटेन, प्लेट्यूज, ये सब। तो ये बोल रहा है कि हिमालय प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, जो कि एक अपने आप में एक रिलीफ फीचर है। और यहाँ लिखा है कि दे डू नॉट, रिलीफ फीचर का कोई रोल ही नहीं है। तो अब सारे रोल हम आपको बताते हैं, मानसून से जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपको बताते हैं। तो मानसून क्या है? मानसून एक अरबिक वर्ड मौसिम से आया है, जिसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। ठीक है, आप बच्चे नहीं हैं तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड कैसे लिखा जाता है, अगर आपको नहीं पता तो आप उस चीज़ को लिखने में कैपेबल हैं। ठीक है, तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, तो इस तरह से ये क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है तो इसको साउथ वेस्ट मानसून बोल देते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। विंड का नाम वो कहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है उसके नाम पे पड़ता है। अब ये पूरा जो मानसून है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो ब्रांचेस में। ये अरेबियन सी ब्रांच है, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। तो ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच हिट करती है सबसे पहले जाके नॉर्थ ईस्टर्न में, और अरेबियन सी ब्रांच जो हिट करेगी वो सबसे पहले यहाँ पे वेस्टर्न घाट में हिट करेगी, पश्चिमी घाट में, और यहाँ पे होगी ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी कि पर्वतीय वर्षा होगी। क्यों होगी पर्वतीय वर्षा? क्योंकि पर्वत जो हैं इस हवा को, मॉइस्चर लेडन विंड को चढ़ा देंगे, उसका ड्यू पॉइंट रीच करवा देंगे जल्दी से, तो यहाँ बारिश हो जाएगी, जिसको विंड वर्ड साइड बोलेंगे। और वो साइड जहाँ बारिश नहीं होगी तो लीवर्ड साइड होता है। तो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में तो खूब बारिश हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे आपको सदाबहार वन यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन ईस्टर्न साइड में वो तो नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये कब हुआ, कब आया? फर्स्ट वीक ऑफ जून में आया, ये मानसून यूजुअली आता है। देन होता क्या, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में, उनसे टकराएंगी। खासी हिल्स में ही मौसिन राम सिचुएटेड है, विच इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑफ द इन दी अर्थ। पूरी पृथ्वी पे सबसे गीली जगह है, यहाँ पे बहुत रेनफॉल होती है। रेनफॉल को किससे मेजर करते हैं जरा ये आप कमेंट में बताएंगे। तो होगा क्या कि ये इसको डिफ्लेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ये जो अरेबियन सी की एक ब्रांच है तो यहाँ बारिश कर दिया, एक ब्रांच नर्मदा वैली के पैरेलल निकल जाएगी, और एक ब्रांच ऐसे अरावली के पैरेलल निकल के यहाँ पे जाएगी। कहाँ पे? ये मीट कर जाएगी बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। कहाँ पे? पंजाब तट में, पंजाब के प्लेन्स पे। अरावलीज के वेस्टर्न साइड में डेजर्ट रह जाएगा, वेस्टर्न नहीं नॉर्थ वेस्टर्न, ध्यान रखना। अरावली के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में डेजर्ट है, जिसको कि हम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं, विच इज़ द डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। ठीक, तो ये पंजाब प्लेन्स में जब मिल जाएंगी, बारिश हो जाएगी, जुलाई के मिड तक पूरे इंडिया में मानसून पहुंच जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से मानसून का रिट्रीवल स्टार्ट होगा। कहाँ से? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। रिट्रीवल मतलब इसका निकलना शुरू होगा, और कुछ इस तरह से ही जब निकलेगा तो बे ऑफ बंगाल से पानी उठा के यहाँ बारिश करेगा इस तट में, जिसको कोरोमंडल तट यानी कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बारिश होगी कोरोमंडल कोस्ट में। किसकी वजह से? रिट्रीटिंग मानसून यानी लौटते हुए मानसून, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि उत्तर पूर्व ये आप देखो तो ये उत्तर पूर्व है ना, ये नॉर्थ ईस्ट है, तो जहाँ से विंड चल रही है उसके डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन से उसका नाम पड़ता है। इज दैट क्लियर? क्या ये चीज़ क्लियर है? यहाँ पे आप रिकॉल कर सकते हैं, क्या मैंने आपको प्री मानसून शावर के बारे में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? जितना मुझे पता है मैंने आपको पढ़ा रखा है प्री मानसून शावर क्या होते हैं। फिर अक्टूबर हीट क्या होती है? तो जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है, तो जब बादल चले जाते हैं तो स्काई क्लियर हो जाता है। स्काई क्लियर हो जाता है तो धूप कायदे की पड़ती है, पानी पड़ा हुआ है ज़मीन में, और वो फिर क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है। उससे ह्यूमिडिटी जो होती है उसी को अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं। ब्रेक इन मानसून क्या होता है? तो ब्रेक इन मानसून होता है, ठीक है, ब्रेक इन मानसून होता है जब बारिश आती है, ऑनसेट होता है मानसून का, एकदम से बारिश आई, फिर एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए गायब हो जाती है बारिश, उसको ब्रेक इन मानसून बोलते हैं। अल्नीनो ला नीना क्या होता है? अल्नीनो का मतलब होता है एक छोटा बच्चा, स्मॉल बॉय या फिर चाइल्ड क्राइस्ट, 3 से 7 साल में आता है। और अगर जब आता है तो उस केस में होता ये है, मानसून डीले होके आता है, मानसून बारिश कम लेके आता है। उसमें तहीती और डार्विन ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, और तहीती ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में ये पार्ट है। इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव हो जाता है तो अल्नीनो आता है। जब प्रेशर डिफरेंस पॉजिटिव हो जाता है, बहुत भयंकर पॉजिटिव, तो ला नीना होता है। ला नीना में अत्यधिक बारिश होती है, और ला नीना का मतलब होता है स्मॉल गर्ल। क्लियर? आगे बढ़ जाए अभी तो। और हाँ, हिमालय का क्या रोल है यहाँ पे? तो हिमालय ये करते हैं कि हिमालय इस मानसून विंड को इसके बियॉन्ड नहीं जाने देते हैं। यही कारण है कि क्यों लद्दाख आपका एक डेजर्ट है, रेगिस्तान है, कोल्ड डेजर्ट है वो। और हिमालय हमारे ना सिर्फ मानसूनल विंड को रोकने का काम करते हैं, बल्कि जो चिलिंग विंड आती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं सेंट्रल एशिया से, उनको रोकने का भी काम करते हैं।
क्लाइमेट कितने साल के डेटा के बेसिस पे आधारित किया जाता है कि किसी जगह का क्लाइमेट ऐसा है वैसा है, कितने साल का डेटा लिया जाता है। और क्लाइमेट जो है ध्यान रखना 6 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कितने फैक्टर पे? 6 फैक्टर। डिस्कस नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये नंबर ध्यान रखना। भारत में कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन है, कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं, वो भी 6 ही हैं। ठीक। और ये मैंने क्या पूछा था आपसे, भूला। क्या पूछा था यार, बड़ा भूलने की आदत लग गई आजकल तो। इतनी सारी चीज़ें होती ना, ये वो तुरंत भूल जाते हैं। क्या पूछा था यार ने? कितने साल का डेटा लिया? 35 साल नहीं भैया, 30 साल। कुछ लोगों ने सही लिखा है, कुछ लोगों ने गलत। 30 साल का डेटा लिया जाता है। ठीक है। तो आइए मुंशी प्रेमचंद जी की कुछ रचनाएं देखते हैं। चिदंबरा इनकी नहीं है। चिदंबरा किसकी है? चिदंबरा है सुमित्रा नंदन पंत जी की। ठीक है। काले में मज़ा नहीं आती है, हरा हरा बढ़िया लगता है। सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत। कामायनी जी, कामायनी की अगर बात करें तो ये लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। सेवा, सॉरी स्पीकर मैम सेवा सदन ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कामायनी की अगर बात करेंगे तो ये लिखी है जयशंकर प्रसाद ने, जयशंकर प्रसाद ने। और यम की बात करें तो ये लिखी है महादेवी वर्मा ने, है ना। और मधुशाला किसने लिखी है, जल्दी बता दो। मधुशाला किसने लिखी है? 19th। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? दिमित्री विकलास, लॉर्ड किलानिन, पीर बैरन द क्यूबर्टिन, या फिर एवरी ब्रुंडा के जो भी नाम है। ठीक है। आंसर दिमित्री विकलास होगा। ऐसे याद कर लो, विकास भैया हमारे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के क्या थे? पहले प्रेसिडेंट थे। दोनों लोगों ने साथ मिल के बनाया था, विकेलास और पीर दी क्यूबर्टिन। पीर दी क्यूबर्टिन फ्रेंच बिजनेसमैन थे। इन्होंने ही ओलंपिक के जो 5 छल्ले देखते हो ना तुम, ये 5 छल्ले हैं जो 5 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को डिनोट करते हैं। इनका यूनियन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के यूनियन को डिनोट करता है। ठीक है। और क्या कब बना था ये? 1894 में, 1894 में, 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर लॉसाने स्विट्ज़रलैंड में है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अभी करंट में कौन प्रेसिडेंट हैं? करंट में इसके प्रेसिडेंट थॉमस बाच हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। पहले ओलंपिक कब खेले गए थे? 1896 ग्रीस एथेंस में खेले गए थे। दूसरे 1900 फ्रांस के पेरिस में खेले गए थे, जहां इस बार वाले खेले गए। यहीं पे ही सबसे पहली बार विमेंस ने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में। हमने कब किया था? 1920 में हमने 1924 में हमने टीम भेजी थी, अपनी कंटिजेंट भेजा था। 1928 में हमने सबसे पहली बार अपनी हॉकी टीम को भेजा और वो गोल्ड मेडल जीत के ले आई। रुकी ही नहीं वो 1956 तक, मतलब खटाखट 1928 से 56 तक लगातार 6 गोल्ड मेडल लेके आई। हॉकी टीम हमारी आज तक 8 गोल्ड मेडल जीत के लाई है। हमने आज तक, यानी भारत ने आज तक 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें 8 इंडियन हॉकी टीम लेके आई थी। और ये आखिरी जो गोल्ड मेडल मिला था हॉकी टीम का, वो 1980 के जो मॉस्को ओलंपिक हुए थे वहाँ मिला था। आप समझ सकते हैं कि कब हमने जीते थे, कब ही हमारे 8 गोल्ड हो गए होंगे। और उसके बाद से 1980 के बाद से सिर्फ 2 हमने गोल्ड मेडल जीते हैं। एक तो अभिनव बिंद्रा लेके आए 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में, और एक नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में लेके आए, है ना। ये 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, और ये आपको पता है जैवलिन थ्रो में लेके आए। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। वैसे तो 1900 में नॉर्मन प्रिचार्ड गए थे, वो एंग्लो इंडियन थे, लेकिन हमने कोई टीम नहीं भेजी थी, घूमने गए थे नॉर्मन प्रिचार्ड वहाँ, सोचा और खेल लेते हैं, तो 2 सिल्वर मेडल लेके आए थे एथलेटिक्स में ये। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर टेकन अंडर द रॉलेट एक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा उपाय रॉलेट अधिनियम के तहत उठाया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस हैं कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रैवलिंग अब्रॉड, रिस्ट्रिक्शन ऑन वेयरिंग खादी, फोर्स टू बाई फॉरेन गुड्स, या फिर इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल। यस, पाकिस्तान इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द हॉकी वर्ल्ड कप। लेकिन अगर ओलंपिक की बात आती है तो टिल डेट इंडियन हॉकी टीम इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल हॉकी टीम इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप 4 बार जीता है। हमने जो जीता है, यानी इंडिया ने, वो 1 बार जीता है, जो दूसरा वाला 1975 में हुआ था। 1975 में हमने जीता है उसको। ठीक है। सर जीडी के लिए भी कुछ बता दो। जीडी के लिए भी बताते हैं, कुछ क्लासेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं, परमार डिफेंस पे हम सोचेंगे उसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि रीजनिंग वगैरह और मैथ्स वगैरह और सब कुछ होगा। हम
डी आंसर ऑफ, ठीक है चलो। तो क्या है, वॉज ऑफ मेजर टेकन अंडर द रॉलेट एक्ट, तो क्या था, इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल हम देख चुके हैं, नो अपील, नो वकील, नो दलील, सीधा जेल हुआ था, जेल होना था इसमें 2 साल के लिए। ये था आपका एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट, जिसको कि हम रॉलेट एक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिडनी रॉलेट ने इसको फॉर्म किया था। और रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट रॉलेट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था, जिसको कि किसने किया था, इसको गांधी जी ने किया था। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की अरेस्ट हुई थी। जब उनकी अरेस्ट हुई थी दोनों लोगों की, तो फिर आपको पता जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस करी थी और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस करी थी, है ना। और फिर एनसीएम लॉन्च हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स इज दिस, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑयल वेल डिस्कवर्ड इन असम? तो पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया? तो तेल का कुआं पहला कहाँ पे खोजा गया? असम में नहीं, इंडिया में ही नहीं, पूरे एशिया का पहला ये ऑयल वेल था, और वो था डिगबोई, जिसको डिस्कवर किया गया था। इसको 1866 में खोजा गया था। ब्रिटिश एक लेफ्टिनेंट था, उसका नाम विलकॉक्स था, उसने खोजा था, एशिया का पहला। ठीक है, हैं सारे ही असम में आपके, नहर कटिया, मोरान होगरीजन्स, रुद्रसागर लेक है एक, वो त्रिपुरा में है, लेकिन ऑयल फील्ड आपकी असम में है। ठीक है, अच्छा एक बताना, टाटी पाका कहाँ पे? टाटी पाका। और एक बीना कहाँ पे? तो टाटी पाका है आपकी कहाँ पे? आंध्रा में। और बीना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एक आप लोग नाम कुछ बता दीजिए। 22 हु अमंग द फॉलोइंग अप्लाइड यूरोपियन थिएट्रिकल टेक्निक्स टू इंडियन क्लासिकल डांस विद फोक एंड ट्राइबल डांस? निम्नलिखित में से कौन लोक और आदिवासी नृत्य के साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य के यूरोपीय नाट्य तकनीकों को लागू किया? बुक के बारे में थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा नहीं भारद्वाज जी, पूरा सा ही बताएंगे। कल 7 PM पे मिलते हैं बुक लॉन्च वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो इसको मर्ज मतलब किया, जो हमारा क्लासिकल डांस था उसको मर्ज किया फ्रॉम दी जो यूरोपियन डांस है उसको। उदय शंकर, पंडित रविशंकर के भाई थे ये, और इन्होंने ही इसको, ये जो फॉर्म ऑफ डांस, इसको हाई फॉर्म ऑफ डांस बोलते हैं, हाई डांस बोलते हैं इसको। उदय शंकर जी, इनको फादर ऑफ फ्यूजन डांस के नाम से जाना जाता है। केलुचरण महापात्रा, इनको हम, ये आप ऐसे समझ लो, ओडिसी से एसोसिएटेड हैं। ओडिसी जो लोक नृत्य, जो हमारा क्लासिकल डांस है, उससे एसोसिएटेड हैं, और साथ ही पखवाज भी बजाते थे ये। और ये मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है केलुचरण महापात्रा ओडिसी, जब हम क्लासिकल डांस की बात करते हैं तो। गुरु बिपिन सिंह किससे एसोसिएटेड है? मणिपुरी से, और इनको हंजाबा का टाइटल भी दिया था मणिपुर के राजा ने। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी भी डेवलप करी थी, जो कि डांस यूनिवर्सिटी थी मणिपुर में। उसका कोई नाम बता सकता है? उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज। तो जितने भी हमारे महाराज हैं वो कथक से एसोसिएटेड हैं। जो आपने गाना सुना होगा, वो कौन सा जिसमें दीपिका पादुकोण थी यार, क्या नाम था उसका? उसको भैया मतलब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपका, तो वो किसने मतलब उसको किया था कोरियोग्राफ? तो वो बिरजू महाराज जी ने ही किया था, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बिरजू महाराज की तो अभी वैसे डेथ हो चुकी है, लेकिन इनको कब अवार्ड मिला था और ये किस घराने से? तो ये लखनऊ के कालका बिंदा दीन घराने से थे, ठीक है। कालका बिंदा दीन घराना जो लखनऊ का था। बैटरी डिस्चार्ज हो गई, रुक जाओ यार। ठीक है, तो अवार्ड इनको कब मिला था, यानी अवार्ड मतलब पद्म विभूषण, तो 1986 में मिला था। लखनऊ के कालका बिंदा दीन घराने से बिलोंग करते थे ये। घूमर है, यस यस यस, बाजीराव मस्तानी, दीवानी मस्तानी। यही है ना रविशंकर के भाई? हाँ जी, यही है रविशंकर जी के भाई, उदय शंकर। रविशंकर आप जानते सितार से एसोसिएटेड थे, उनकी बेटी अनुष्का शंकर थी, वो भी सितार से एसोसिएटेड थी। और उनकी पहली वाइफ थी अन्नपूर्णा देवी, वो सुरबहार से एसोसिएटेड थी। उनके पहले ससुर
अलाउद्दीन खान वो महर घराने से बिलोंग करते थे, उनके साले साहब वो सरोद से एसोसिएट थे, उनका नाम था अमजद अली खान, ठीक है, उनको सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द करेवा फॉर्मेशंस आर फाउंड इन दी, करेवा संरचनाएं कहाँ पाई जाती हैं? नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में, कश्मीर हिल्स में, हिमालयाज़ में, उत्तरांचल हिमालयाज़ या फिर तराई हिमालयाज़। करेवा क्या है? तो ये एक तरह के लेकिस्टीन या फिर ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं, ग्लेशियर की वजह से ये डिपॉजिट्स बनते हैं। ये आपको देखने को मिलेंगे कश्मीर के हिमालयाज़ में। ये फेमस क्यों हैं? ये फेमस हैं ज़ैफ़रॉन के लिए, ज़ैफ़रॉन कल्टीवेशन के लिए। ज़ैफ़रॉन क्या है? एक लोकल वैरायटी ऑफ ज़ैफ़रॉन है। तो जो केसर होती है ना, केसर की लोकल वैरायटी ज़ैफ़रॉन के लिए फेमस है। अब हिमालयाज़ की अगर बात आई ही है तो ज़रा बताएंगे कि जो लेसर हिमालय हैं, जो आपके लेसर हिमालय और शिवालिक, इसके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ पाई जाती हैं, उनको किस नाम से जानते हैं? उनको हम किस नाम से जानते हैं? शिवालिक। अब ये क्या है लेसर हिमालय शिवालिक? तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय की रेंज है एक है हमारी ग्रेट हिमालय की रेंज, एक है लेसर हिमालय की रेंज, एक है शिवालिक की रेंज। ये क्या है? हिमालय की डिफरेंट माउंटेन रेंजेस से पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो ये है हमारा ग्रेट हिमालय, जिसको इनर हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं। ये लेसर हिमालय, जिसको हिमाचल या मिडिल हिमालय बोलते हैं। और ये शिवालिक है, जिसको कि हम आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ यानी कि जो घाटियाँ देखने को मिलती हैं, वो दून्स कहलाती हैं। जैसे कोटली दून, पाटली दून, देहरादून। तो देहरादून इनमें से सबसे बड़ा दून है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी तो पढ़ाने को बहुत सारी चीज़ें, अभी रिसेंट में ही मैंने परमार जी के बाद जो है उसमें हिमालय टॉपिक करवाया है, जो हमारा एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है। जैसे कि ग्रेट हिमालय में हमें वन ऑफ द हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है, जैसे पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8848 मीटर है, वो देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें इंडिया की हाईएस्ट पीक जो माउंट कंचनजंगा है सिक्किम में, वो देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे हमारी कामेत है जो उत्तराखंड में देखने को मिलती, वो भी इसी में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्नपूर्णा हो गई, ठीक है। ये सारी जो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पे? ग्रेट हिमालय में, है ना। और कामेत जैसे मैंने बोला ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। कोई बताएगा उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है जिसका नाम एन से स्टार्ट होता है? तो ये है हमारी नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी। और नंदा देवी की हाइट कितनी है अगर आपसे पूछ ले? नंदा देवी की अगर आपसे हाइट पूछ ले, ये उत्तराखंड में आपकी सिचुएटेड है, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है। इसकी हाइट है 7434 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये पता होना चाहिए कि शिवालिक नॉर्थ ईस्ट में नहीं होते हैं, इनकी जगह दुआर्स आ जाते हैं, ठीक है, दुआर्स आ जाते हैं। तराई रीजन क्या है? तो शिवालिक के नीचे ही हमें देखने को मिलते हैं उत्तर के मैदान। वो उत्तर के मैदान ऐसे बनते हैं कि जैसे ये पहाड़ हैं, पहाड़ों से नदियाँ निकलेंगी। जब नदियाँ निकलती हैं तो ये शिवालिक के नीचे यहाँ बड़े बड़े पत्थर डिपॉजिट कर देती हैं, जिसको कि भाबर बेल्ट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ रिवर डिसअपियर हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं। देन ये फिर से पत्थर वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उनको अब ज़्यादा स्लोप यानी कि वेलोसिटी मिलेगी नहीं, तो वहीं रुक जाएंगे। यहाँ पे पूरा पानी आ जाएगा और इस रीजन को तराई रीजन बोलते हैं। ये नैरो बेल्ट होता है 8 से 16 किलोमीटर का। ये ब्रॉड बेल्ट होता है थोड़ा सा 10 से 20 किलोमीटर का। मार्शी एरिया होता है, स्वैम्पी, दलदली, विदाउट अ प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल, यानी कि प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल नहीं देखने को मिलता है। और इसके आगे होता है एलुवियल फ्लड प्लेन, जहाँ पे सॉइल 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, खादर और भंगर। खादर नई जलोढ़ होती है और भंगर पुरानी जलोढ़ होती है, ओल्ड एलुवियम होता है। भांगर में कैल्सेरियस कंसंट्रेशन यानी कि जो कंकड़ का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है उसमें, ठीक है। तराई क्या होता है? क्योंकि मार्शी और स्वैम्पी एरिया है तो ये बहुत ही ज़्यादा, ये डेंसली आप हम बोल सकते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट, जैसे कि आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, आपका दुधवा नेशनल पार्क हो गया यूपी में, जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क हो गया। ये सारे आपके तराई रीजन में ही सिचुएटेड हैं, ठीक है। विच फेमस रेवोल्यूशनरी सेटअप द बेस नियर सतत रिवर इन झांसी इन द 1920s यूजिंग द आलियास, यानी आलियास का मतलब है द नेम, पंडित हरिशंकर ब्रह्मचरी। यादव का छोरा बिल्कुल सही है। उदय शंकर गौर दी पद्म विभूषण 1971, यस।
भांगर सबसे बेस्ट नहीं है बेटा, ट्रैविस बीट। समझ गए तुम्हारा ये कहाँ से आ रहा है बेटा, वो बांगर हुआ करती थी, तुमने तो याद दिला दी बचपन की है। वो बूढ़े बूढ़े अंकल आते थे, बांगर। बांगर सबसे बेस्ट ऐसे कुछ बोलते थे ना, लेकिन बांगर होती थी, भांगर नहीं। आगे बढ़ते हैं। यस, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का पहला नेशनल पार्क था 1936 में। यहीं पे प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले लॉन्च हुआ था 1973 में। और ये थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने HSRA दैट इज़ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भी बनाई थी, HSRA 1928 में। कब, कहाँ पे? कानपुर में। ठीक है सर, थोड़ा फास्ट करवाओ। अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं फास्ट करवाओ? शिवी सिंह बोल रही फास्ट करवाओ। अच्छा वही, मैं फास्ट ही करवा रहा हूँ, है ना, अपने हिसाब से तो। सस्ता नहीं सबसे अच्छा, हाँ। हाँ यही बोलते थे, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। HSRA 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन लोगों ने बनाया था। इन्हीं लोगों ने देन हमें पता है कि 1928 में हत्या करी थी सॉन्डर्स की, है ना। क्यों? क्योंकि सॉन्डर्स को उन्होंने रिस्पॉन्सिबल माना, तो रिस्पॉन्सिबल तो जेम्स स्कॉट था जिसने लाला लाजपत राय जी की डेथ करी थी लाठीचार्ज से, लेकिन गलती से सॉन्डर्स मर गया था। ठीक है, और हमें पता होना चाहिए चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे एक प्रयागराज यानी इलाहाबाद में एक पार्क भी है जहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, जहाँ पर उन्होंने खुद को सुसाइड कर लिया था, उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब और कहाँ बनता है? खुर्दीराम बोस जी का नाम लिया जाता है प्रफुल्ल चाकी जी के साथ, बिकॉज ये इन्वॉल्व थे लाहौर बोल रहा हूँ, मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में। मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में, जहाँ पे इन्होंने मुजफ्फरपुर का जो मजिस्ट्रेट था हार्डिंग, तो उसकी हत्या के प्रयास किया था इन्होंने, जिसकी वजह से इन लोगों का ट्रायल चला था मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में, जिसको चलते प्रफुल्ल चाकी जी ने सुसाइड कर लिया था, खुर्दीराम बोस जी को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। भगत सिंह जी ने 1926 में 1920 नेक रोटेट करनी है, थैंक यू बताने के लिए आदित्य जी। 1926 में इन्होंने बनाई थी पंजाब नौजवान भारत सभा। ठीक है, पंजाब नौजवान भारत सभा बनाई थी इन्होंने। ठीक है, 1926 में। और उधम सिंह कौन थे? याद करो, किसकी हत्या? डायर की, माइकल डायर की। ठीक है, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद नाम रख के गए थे वो, कहाँ पे? लंदन में, और वहाँ पे उन्होंने माइकल ओ डायर को मारा था उन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य बनी थी 1924 में, सचिन सान्याल, रोशन सिंह, इन लोगों ने बनाई थी। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, HRA बनी थी कानपुर में, और HSRA बनी थी आपकी फिरोज शाह कोटला में। ठीक है, फिरोज शाह कोटला में बनी थी। अगर मैं HRA पूछता ना तो शायद ये कानपुर ही लिख जाता। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पे बनी थी। अभी इसका फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम क्या हो चुका है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, किस बीजेपी के लीडर पे नाम है उनका। और HRA ने लीड किया था इन्होंने। 1925 में एक इवेंट हुआ था जिसको हम काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं। ठीक है, तो जो काकोरी ट्रेन इंसिडेंट हुआ था उसको इन्होंने अंजाम दिया था HRA ने। लिटमस सोल्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लिटमस विलेन, किससे प्राप्त होता है तो ये बता चुका हूँ। लिटमस जो पेपर होता है वो लिचन से बनता है। लिचन क्या होता है? एल्गे यानी कि शैवाल और फंगस के बीच का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। इसका जो ओरिजिनल कलर होता है ये काइंड ऑफ पर्पल डाई होती है ये। ठीक है, लिटमस ब्लू से रेड हो जाता है किस केस में? एसिड के केस में, अम्ल के केस में। और रेड से ब्लू हो जाता है बेस के केस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज फॉर माइग्रेशन ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स? तो निम्नलिखित में से कौन सा अकुशल श्रमिकों के पलायन का कारण है? पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पोल्यूशन या फिर एम्बियंस? तो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं तो इनका मेन कॉज होगा पॉवर्टी, गरीबी होता है। तो गरीबी की वजह से ज़्यादातर माइग्रेशन होता है। और कभी आपसे पूछे, बिकॉज अभी रिसेंट में जो SSC के एग्जाम्स में तो उसमें तो पूछा था कि दैट वॉज कि सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स जो हैं वो कहाँ से जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा इसको आउट माइग्रेशन और इन माइग्रेशन, कब सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से जाते हैं, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे आते हैं? तो आउट होता है यूपी बिहार से। ठीक है, यूपी देन बिहार। और सबसे ज़्यादा इन होता है महाराष्ट्र में।
ठीक है। तो इन माइग्रेशन और ये तो मैंने बता दिया है। और लिचेन जो होता है मैंने आपको बताया था, ये एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है, एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर होता है, अपना कलर चेंज करने लगता है जैसे अगर क्लाइमेट चेंज वगैरह ज़्यादा होता है तो उस केस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। विच गैस, और इंडिया का पहला जो लाइचेन पार्क है वो आपका उत्तराखंड में है। विच गैस इज नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, बिहार अपना, यस यस। भैया जी भारत श्री गुरुदेव जी, मेरी भी सुन लो, मेरे फ़ोन में दिक्कत है, नेट बैंकिंग नहीं चल रही, मुझे नोट्स चाहिए तो क्या करूं? भाई वो तो एप्लीकेशन से ही है ना, एप्लीकेशन से ही। तो विच गैस इज़ नीडेड इन द फोटोसिंथेसिस, तो वी ऑल नो, हमें रिएक्शन पता है 6CO2। एक्चुअल में तो रिएक्शन ये होती है कि 6CO2 होते हैं, 12H2 होते हैं, यहाँ सनलाइट होती है, देन यहाँ पे आपका C6H12O6 बनता है, देन 6H2O भी बनते हैं, 6O2 निकलती है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, 6H2O यहाँ पे निकल गया, 12 लिया था, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ना लिख के यहाँ पे 6 लिख देते हैं, तो बात एक ही है। खैर, तो यहाँ पे नीडेड गैस इज नीडेड है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। CO2 इज़ द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये आपको पता है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की कर देती है। ये कैसे करती है दिखाते हैं अभी आपको। ये लिया स्लेक्ड लाइम, COH का होल ट्वाइस, CO2 मिलाया, अब बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को लाइमस्टोन, इसी को मार्बल, इसी को चौक बोलते हैं। और इस रिएक्शन को वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में यूज़ किया जाता है। ये एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में 0.037% होती है। जब हम एक्सेल करते हैं तो CO2 कितनी निकलती है, CO2 4.4% निकलती है जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो, ठीक। इससे ज़्यादा तो ऑक्सीजन ही निकल जाती है। कोई बताएगा कितनी परसेंट ऑक्सीजन निकल जाती है जब एक्सेल करते हैं? तो 16% रफली। इनहेल कितनी करते हैं ऑक्सीजन, जितनी एटमॉस्फेयर में होती है भैया, 21%। हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो क्या चीज़ हमें पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का जो सिंबल दिया था बर्जीलियस ने, वो ये था, सिंबल याद है ना, बर्जीलियस ने दिए थे सबसे पहले। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप यानी समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसमें से ये वाला जो होता है रेडियो एक्टिव होता है, ग्रुप नंबर 1A से बिलोंग करता है ये, ठीक है। लेफ्ट साइड में तो होता है लेकिन ये एक नॉन मेटल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होती है, जहरीली गैस होती है ये, ठीक। सिंबल, अच्छा ये बताना किसका होता है, ये आपकी फोटोसिंथेसिस का पूरा होता है। सिंबल इसका बता दो जल्दी से, किसका सिंबल है, बता चुका हूँ। सनलाइट आई, प्लास्टिड होता है, सेल का एक ऑर्गेनल ही होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये डबल मेम्ब्रेन का एक ऑर्गेनल होता है। इसी में आपको देखने को मिलता है क्लोरोफिल, ठीक है। ये कहाँ होता है क्लोरोफिल, ये थाइलाकॉइड दिख रहा है, स्टैक जैसा लगा हुआ है, स्टैक जैसा, ठीक है। तो थाइलाकॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है ग्रेना, जहाँ लाइट रिएक्शन होती है। ये है स्ट्रोमा जो लिक्विड टाइप है, यहाँ होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। ये होते हैं ग्रेना, इनको ग्रेना बोलते हैं। यहाँ लाइट रिएक्शन होती है, लाइट पड़ती है थाइलाकॉइड में। ये जो डिस्क लाइक दिख रहा है क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल होता है। तो ये आपका क्या करता है, परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे होता है। केल्विन साइकिल जो होती है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है, ये लाइट इंडिपेंडेंट साइकिल होती है, लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है ये, ठीक है। और क्लोरोफिल में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्लोरोफिल में हमारे डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड होते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो रेड लाइट होती है, जो रेड, क्योंकि वाइट लाइट आती है, सनलाइट तो वाइट लाइट होती है, और वाइट लाइट इज कम्पोज ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, वेबेग्योर बोलते हैं। उसमें रेड लाइट का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। देन अगर बात करेगा तो रेड के बाद हमारा ब्लू का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है, मेनली तो ज़्यादा रेड का ही होता है। ग्रीन ना के बराबर एब्जॉर्ब होती है, इसीलिए हमारे पेड़ पौधे ज़्यादातर ग्रीनिश अपीयर होते हैं, क्योंकि वो सब रिफ्लेक्ट हो जाता है। इज़ दैट क्लियर और नॉट, बताओ भाई। विच प्लेस वॉज कॉल्ड द नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी, किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? अवध को, बंगाल को, ईस्टर्न यूपी को, या फिर पंजाब को? फॉस्फोरस हाँ, मर्सिडीज ये होता है फॉस्फोरस, ये होता है आपका मरकरी, ठीक है। ये मर्सिडीज नहीं है, मरकरी। और ठीक है, ये होता है ऑक्सीजन, इसमें शेडिंग कर देंगे, ये बन जाएगा कार्बन, ठीक है। यस, तो अवध आंसर होगा, ठीक है।
क्यों बंगाल आर्मी का नर्सरी बोलते थे? क्योंकि ज़्यादातर बंगाल आर्मी में जो सोल्जर्स थे वो यहीं के थे। कहाँ के? अवध के थे, ठीक है। और कमेंट बताना है अवध के बारे में ही किसने बोला था कि ये बस चेरी है जो कि गिरने वाली है ब्रिटिशर्स के माउथ में, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो लास्ट नवाब कौन थे अवध के? तो वो थे आपके वाजिद अली शाह, है ना, लास्ट नवाब थे अवध के वाजिद अली शाह। इन्हीं की वाइफ थी बाद में, ठीक है, वाजिद अली शाह थे। और वही बेगम हजरत महल जिन्होंने लखनऊ से फिर 1857 को रिवोल्ट को लीड किया था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए सर। बुक का तुम लोग दिमाग ख़राब किया है ना। कल इतने टाइम 7 PM पे अनाउंसमेंट होगा, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Who said the Constituent Assembly debate on 27 August 1947? I believe separate electorates will be suicidal to the minorities. 27 अगस्त 1947 के संविधान सभा की बहस में किसने कहा था कि मेरा मानना यह है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगी? सर फर्स्ट नवाब कौन थे? फर्स्ट नवाब थे, क्या नाम था, सादत अली खान, तो ठीक है, सादत अली खान पहले थे। आखिरी कौन थे अभी, क्या मैंने बताया था? वाजिद अली शाह, ठीक है, वाजिद अली शाह, ठीक है। और डलहौजी ने बोला था कि अवध इज़ लाइक चेरी, जो कि गिरने वाली ब्रिटिशर्स के माउथ में। अवध 1856 में पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस, कि तुम ढंग से गवर्न नहीं कर पा रहे, लाओ इसको, अवध को हमें लाओ। 1801 में सब्सिडियरी अलायंस साइन किया था अवध ने, ठीक है। सहायक संधि कौन लाया था 1798 में? वेलेस्ली लाया था, ठीक है, वेलेस्ली। किसने सेपरेट इलेक्टोरेट पृथक निर्वाचन का विरोध किया था? सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे पहली बार किस एक्ट के थ्रू आए थे? तो विरोध किया था हमारे यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत ने, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में आए थे। मुस्लिम्स के लिए सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है ये, जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया गया था। मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। इसी सेपरेट इलेक्टोरेट को और एक्सटेंड कर दिया गया था 1919 में, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये 1909 वाला क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट है। ये क्या है? 19 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। मॉन्टेग्यू चेल्मफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेल्मफोर्ड रिफॉर्म्स क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये उस समय सेक्रेटरी था, चेल्मफोर्ड उस समय वॉइस रॉय था। इसने सेपरेट इलेक्टोरेट को और बढ़ा दिया, और एक्सटेंड कर दिया। एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, इन सब को भी दे डाला इसने। और क्या किया था? इसका जो प्रमुख जिसके लिए जाना जाता है वो डायरकी, द्वैध शासन के लिए जाना जाता है। डायरकी कहाँ इसने इंट्रोड्यूस की थी, जल्दी से बताएंगे। और इसने बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहाँ लाया था? द्विसदनीय विधानमंडल। किसने सबसे पहले दलितों के लिए, यानी कि जो हमारे डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही थी? डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन की बात कही थी। डायरकी लाई गई थी प्रोविंसेस में, यानी कि प्रांतों में। बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाया गया था सेंटर में। इसको रिवर्स कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 के अधिनियम से, भारत सरकार अधिनियम से, यानी प्रोविंसेस से डायरकी खत्म करके उनको ऑटोनॉमी, स्वायत्तता दे दी गई थी और प्रोविंसेस में बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाया गया था। ये लाया गया था मैकडोनल्ड अवार्ड से। किससे? मैकडोनल्ड अवार्ड से इसको लाया गया था। सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, मैकडोनल्ड अवार्ड, ठीक है। रैमसे मैकडोनल्ड उस समय प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, तो वो 1932 में अनाउंस किया था इस चीज़ को, क्योंकि अंबेडकर जी जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था, वहाँ पे वो बोल के आए थे कि डिप्रेस क्लासेस के लिए हमें चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट। जब अनाउंस कर दिया तो गांधी जी उस समय यरवदा जेल पूना में थे। उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, जिस तरह गोविंद बल्लभ पंत जी ने विरोध किया। तो जब इन्होंने विरोध किया तो फिर इसी बात को लेके होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके बीच में होता है? या गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में होता है, भीमराव अंबेडकर जी के बीच में, अंबेडकर जी एंड गांधी जी के बीच में 1932 में यरवदा जेल पूना में, ठीक। आखिरी सवाल है आज का, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा? ग्रामीण, सॉरी ये मैंने क्वेश्चन चेंज किया था, ठीक है, तो इसको हटा देंगे। ये एक्चुअली क्या था ना, क्योंकि मैं PYQs रखता हूँ तो ये करंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन था 2019 का, ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने हटा दिया था इसको। तो नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, इनमें से कौन सी नहीं है? मानस, तीस्ता, कोसी या फिर कामेंग? तो ब्रह्मपुत्रा की अगर बात करें तो ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है चेमा युंग दुंग ग्लेशियर से,
जिसको कि अंगसी ग्लेशियर भी बोलते हैं। जब ये निकलती है तो इस तरह से एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं नामचा बरवा, ठीक है। तो नामचा बरवा जगह पड़ती है, यहाँ से क्या होती है, यू टर्न मार के इस तरह से एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में जाती है, देन असम में जाती है, देन यहीं पे ढुबरी असम से साउथवर्ड टर्न मार के बांग्लादेश में चली जाती है। ये जगह पड़ती है नामचा बरवा, यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड बनाती है। यहाँ पे इसका नाम यारलंग सांगपो या फिर सांगपो होता है। अरुणाचल में पहले सियांग देन दिहांग के नाम से जानी जाती है, देन यहाँ पे असम में ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। और ये सबसे बड़ा जो रिवराइन आइलैंड बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज मजूली आइलैंड, असम में बनता है। एंड देन इसके बाद साउथवर्ड यहाँ पे आ जाती है बांग्लादेश में, जहाँ पे इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। एंड वी ऑल नो ये गंगा से मिल जाती है, जिसको कि बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ये मेघना बना देती हैं। और ये मेघना वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बना देते हैं, जिसको कि सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। सॉरी। देन यहाँ पे ये जिसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो यहाँ पे है धानसारी, यहाँ पे है लोहित, यहाँ पे दिबांग, दिहांग इसका नाम है, दिबांग ट्रिब्यूटरी है। यहाँ है सुबनसारी, यहाँ है कामेंग, यहाँ है तीस्ता। कोसी गंगा की ट्रिब्यूटरी है और इसको सौरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। बिहार की शोक नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा की अगर बात करेंगे तो कहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलके जरा बताएंगे गंगा बना देती हैं, जल्दी से बताएंगे। तो गंगा की जब हम बात करते हैं तो गंगा नदी कुछ इस तरह से आती है, और जब आती है गंगा नदी तो यहाँ पे इसको कुछ रिवर्स ज्वाइन करती हैं। ये राम गंगा है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड से ज्वाइन कर रही है गंगा को। ये है आपकी गोमती, ठीक है, जो कहाँ से निकलती ज़रा बताएंगे। ये घाघरा, ये गंडक, ये कोसी, और फिर एक और है महानंदा है वो, ठीक है। तो रामगंगा पौड़ी गढ़वाल हिल से निकलती है। ये गोमती जो है ये फुलहर झील है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में फुलहर झील वहाँ से निकलती, लखनऊ इसके बैंक्स पे सिचुएटेड है इस नदी के, ठीक है। घाघरा के रिगार्डिंग ध्यान रखना, सरयू या फिर शारदा या फिर गौरी गंगा से मिलती है ब्रह्म घाट के पास ये घाघरा, ठीक है। घाघरा की ट्रिब्यूटरी है तीला, सेती, बेरी, छपरा बिहार में मिलती है इसको गंगा को, ठीक है। और गोमती मिलती है गाजीपुर में। यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी आती है, इसको हम बोलते हैं यमुना, जो प्रयागराज में मिलती है, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहाँ हिंडन और टोंस दो नदियाँ हैं जो यमुना की सहायक नदी हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन यहाँ ज्वाइन करती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। चंबल नदी की अगर बात करेंगे तो ये निकलती है जनापाव की पहाड़ियों से, जनापाव की जो पहाड़ियाँ हैं मऊ प्लेट्यू में, वहाँ से मऊ प्लेट्यू है कि यहाँ पे, वहाँ से निकलती है। चंबल नदी जानी जाती है किसके लिए, ये जानी जाती है बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए। यहाँ लिखता हूँ मैं, बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है। क्यों जानी जाती है, क्योंकि ये गली इरोजन परफॉर्म करती है। गली इरोजन जब परफॉर्म करती है तो ये रेवाइन क्रिएट कर देती है। तो जब गली इरोजन करती है तो वो जो लैंड होती है वो एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं बचती है, तो इसलिए, ठीक है। और अगर हम बात करें यमुना के बारे में तो ये बंदरपुंछ रेंज से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर है यहाँ पे, वहाँ पे एक बंदरपुंछ रेंज है, वहाँ से निकलती है ये, ठीक है। कोसी के बारे में मैंने तो बता ही दिया है। और गंडक की सहायक नदियाँ हैं त्रिशूल गंगा और काली गंडक, ठीक, ये चीज़ ध्यान में रहेगी। और मैंने आपसे पूछा था अलकनंदा भागीरथी कहाँ पे मिलती, तो ये अलकनंदा है, ये भागीरथी है, दोनों मिलती हैं। जो प्रयाग है देव प्रयाग, यहाँ मंदाकिनी नदी है, ये है मंदाकिनी, ठीक है। ये मिलती है मंदाकिनी किस प्रयाग में, ये है रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग, रुद्र प्रयाग। यहाँ नदी है पिंडर, पिंडर कौन सी प्रयाग में मिलती है, ये है आपका कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग में मिलती है। ऊपर धौली गंगा है, धौली गंगा कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में, ठीक। तो ये प्रयाग भी आपको पता होने चाहिए। गंगा हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है, 2008 में अनाउंस हुई थी। और पिछले लेक्चर में बताया था कि गैंजेटिक डॉल्फिन जो होती है, जो गैंजेटिक डॉल्फिन है, गंगा की जो डॉल्फिन है, वो देश का क्या है, वो देश का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। और ज़रा कमेंट बताएंगे इसको और किस नाम से जानते हैं गैंजेटिक डॉल्फिन को, तो इट इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ आवर कंट्री। इसको हम सुसु के नाम से जानते हैं, ठीक है, सुसु, क्लियर। भागीरथी निकलती है गौमुख ग्लेशियर से और बद्रीनाथ, ठीक है, गौमुख ग्लेशियर से, और अलकनंदा निकलती है सातोपंथ जो ग्लेशियर है वहाँ से, ठीक है। तो मानस, तीस्ता, कामेंग ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं। मानस, तीस्ता, कामेंग, धानसारी, सुबनसारी, लोहित,
किसकी? ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है। तो कैलाश मानसरोवर रेंजेस से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी। ये जो अंगसी ग्लेशियर बताया ना मैंने, ये कैलाश मानसरोवर पड़ता है, यहीं से निकलती है। इंडस नदी, सिंधु नदी, वो किस ग्लेशियर से निकलती है? इसी के नीचे से सतलज नदी निकलती है। सतलज निकलती है राकस ताल से, राकस लेक से, और सिपकीला पास से, जो हिमाचल में, वहाँ से इंडिया में एंटर करती है। इस ग्लेशियर का नाम है भोखार चू, भोखार चू। और इसका नाम क्या होता है तिब्बत में इंडस का? सिंगी, सिंगी खम्बान, जिसका मतलब होता है शेर का मुंह, लायंस माउथ। अब बताइए किसके कितना नंबर आया है? खूनी नदी। अच्छा, आपकी वॉइस, अच्छा थैंक यू। मंसूरोवर क्या? तिब्बत में हेलो सर, बिहार टीचर 6 to 8 के लिए कोई बैच लाइए सर। बिहार टीचर के लिए अभी कोई टीचिंग का एग्ज़ाम था, बिहार में ही था आई थिंक था। मैं चलो शेयर करता हूँ अभी स्क्रीनशॉट, तुरंत शेयर करता हूँ, देखना तुम अभी, ठीक है। टेलीग्राम पे परमार एसएससी पे एक कल मुझे भेजा था किसी टीम मेंबर ने कि एक बच्चा है ये, अच्छा हरियाणा सीईटी का पेपर है, ओके ठीक है। कपिल कुमार जिनका सिलेक्शन हो गया है हरियाणा सीईटी में, पटवारी में, ठीक है। चलो तो भाई देखो, अब पढ़ते रहो यार, ठीक है। अब हर चीज़ के लिए अलग अलग बैच लॉन्च करूँ तो फिर मतलब मज़ा आए नहीं आएगी ना। आप चीज़ें करते रहो, चीज़ें वही घुमा फिरा के पूछी जानी है। बाकी कल मिलते हैं बुक लॉन्च पे, ठीक है। कल बुक लॉन्च पे मिलेंगे शाम को 7 बजे। आप सर, आपके लिए सब ABCD जैसा है, मैं कितनी बारी पढ़ूँ कि ये सब मेरे लिए भी फिंगर टिप पर हो। आई प्रॉमिस आई विल डू दैट वट एवर यू विल से। हिमांशु जी, होता क्या है ना, अब जैसे अब तो वही अब जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है, उससे बोलो आपसे डॉक्टर आप कैसे कर लेते हो, मतलब जैसे सर्जरी किया, बताओ हम भी करने लगे। तो हर चीज़ के लिए टाइम, अब क्योंकि उसका वो रोज़ का काम है उस डॉक्टर का। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस कर करके अब उसका रोज़ का काम है, तो उसके लिए सर्जरी उतनी बड़ी बात नहीं है। हम लोग को देख के जैसे लगे कि और कैसे कर दिया डॉक्टर जी ने सर्जरी, तो वैसा टाइप ही है ना। वन शॉट का टाइमिंग सुबह ही होगा, मॉर्निंग में होगा, 9:30 AM से मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट करेंगे हम लोग। 18 राइट हैं, 12 रॉन्ग हैं, ओके कोई बात नहीं। करंट अफेयर्स फॉर रेलवे, ओके। आउट ऑफ स्टॉक विद इन 30 सेकेंड, हाँ आउट ऑफ स्टॉक तो हो जाने वाला है बुक, वो बात तो पक्का है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं वन शॉट लेक्चर में जो संडे को होगा। इसकी PDF मिल जाएगी, आपने कहाँ पर PDF मिल जाएगी? वहाँ पे एप्लीकेशन, सॉरी परमार SSC के टेलीग्राम पे। जिसको नोट्स चाहिए तो नोट्स आप परमार एकेडमी ऐप और www.parmaracademy जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं संडे को वन शॉट। कल वन बुक रिलीज़ में मिलेंगे ना, थैंक यू।